Welcome, this is Rajkumar and welcome to राजज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के विश्व राजनीति के पुस्तक भाग 1 के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय की संपूर्ण चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यह जो अध्याय है टर्म 2, जैसा कि हम सबको पता है कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यह जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय है यह हमारा दूसरे हिस्से यानी टर्म 2 में आएगा। और इसी के साथ जो साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये दक्षिण एशिया अध्याय है हमारा अगला अध्याय, वह भी है। और इस बुक से जो हमारा तीसरा चैप्टर है वह है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो यह तो मुख्य 3 चैप्टर जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में आ रहे हैं इस बुक से। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमें जो ऐड हुई चीज़ें पढ़नी हैं वह हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और उसके बाद हमें कुछ नेशंस के बारे में पढ़ना है, जो कुछ राष्ट्र हैं उनके बारे में, देशों के बारे में जानकारी, और या उन देशों के साथ भारत के किस तरह के संबंध हैं उनके संबंधों पर हमें जानकारी हासिल करनी है। तो वह देश हैं रसिया और भारत के संबंध, चाइना और भारत के संबंध, इजराइल और भारत के संबंध। तो इन देशों के बारे में हम जो है हमें एडिशनल जो ऐड हुए न्यू टॉपिक्स हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो ऐसा है कि इस अध्याय से कुछ जो टॉपिक्स हैं वह कट हुए हैं और कुछ इसमें ऐड हुए हैं। तो ऐड हुए टॉपिक्स तो मैंने बता दिए, लेकिन हम इस अध्याय की पूरी चर्चा करेंगे ताकि कोई भी बिंदु या कोई भी जो टॉपिक है हमारा छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका परिचय हम जानते हैं। तो 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध का दौर, जब अमेरिका और सोवियत संघ 2 विश्व महाशक्तियाँ हुआ करती थी और यह 2 पहली और दूसरी दुनिया में बटे हुए खेमे हुआ करते थे। और 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तभी से यह बात सामने उठने लगी कि अब क्या है, जो अमेरिका एकमात्र शक्ति बचा है, अब जो सत्ता का केंद्र है वह बट जाएगा। अब जो नया सत्ता के नए केंद्र हैं वो उभर कर सामने आएंगे। तो यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। तो इसी के हमें कुछ झलकियां देखने को मिलती है कि किस तरह से नए सत्ता के केंद्र उभर कर सामने आते हैं। तो यूरोप में जब यूनियन संघ टूटा तो उसमें यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। हमें याद रखना चाहिए जो यूरोपियन यूनियन था वह अलग चीज़ है और यूरोपीय संघ वह अलग है। तो और दक्षिण हम एशिया में देखते हैं तो यहाँ पर आसियान जैसे संगठनों की स्थापना होती है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों को और कमजोरियों का जो क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा है। अब यह संगठन इतने सक्षम थे कि आपस में सदस्य देशों और आपसी जो वाद विवाद है इन देशों में, आपसी आस पड़ोस की जो सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद है, अन्य जो आंतरिक और बाहरी विवाद हैं उसको निपटाने में यह सक्षम हो सके हैं यह संगठन। तो साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक जो शांतिपूर्ण और
सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया है। यानी कि अपने देश की और अपने क्षेत्र, अपने सदस्य देशों की जो शांति है उसकी बहाली में भी इन्होंने योगदान दिया है। तो चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला और इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचेंगे कि कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो जिस तरह से सोवियत यूनियन के विघटन के बाद सत्ता के नए केंद्र उभर कर सामने आए, हम उन्हीं सत्ता के नए केंद्रों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे कि किस तरह से यह अमेरिका के लिए, अमेरिकी प्रभुत्व के लिए और एक ध्रुवीय विश्व के लिए चुनौती के रूप में हमें और वैकल्प के रूप में हमें सामने दिखता है। यहाँ पर पहले हम इस छवि की चर्चा कर लेंगे। तो 1978 के दिसंबर में डेंग सियाओपिंग ने ओपन डोर, मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की। यहाँ पर मुख्य बात चीन को लेकर की जा रही है। जब चीन में कम्युनिस्ट शासन जैसे 1949 से जैसे लागू हुआ, तब से चीन ने क्या है, विश्व से अपनी जो व्यापार नीति है उसको बंद रखा। एक तरह से अपने दरवाजे हम प्रत्येक देश के लिए बंद रखें ताकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को चुनौती ना दे सके। चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व के साथ प्रतियोगिता ना करनी पड़े। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 1978 में जो वहाँ के नेतृत्वकर्ता नेता थे डेंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई, यानी मुक्त व्यापार या दूसरे देशों के साथ व्यापार को करने के लिए चीन अब राजी हो गया था। तो इस नीति को चलाया। तो इसके बाद से हम चीन में क्या है, अद्भुत जो प्रगति है, विकास, डेवलपमेंट है, वह देखने को मिलता है। तो अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरने लगा जैसे ही चीन ने अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिए 1978 के बाद। तो यह तस्वीर चीन में विकसित विकास की एक तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है और पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी सत्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है और दूसरी तस्वीर संघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः हमें जो यह तस्वीर है यह चीन के डेवलपमेंट और विकास को दिखाता हुआ कि किस तरह से चीन कितनी तेजी के साथ जो है विकास और विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़ रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? दूसरा विश्व युद्ध जैसे कि हम जानते हैं वर्ष 1945 को समाप्त हुआ और तभी से जो रूस और अमेरिका के बीच एक तनातनी, एक शीत युद्ध का दौर है उसका आरंभ हुआ। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए। रूस में जब यह चर्चा छिड़ी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। तो इस तरह के जो सवाल हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक समस्याओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और जिससे आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था से पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की।
इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। तो अब क्या है, जैसे ही 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूरोप में दो खेमे बन गए, एक पश्चिमी खेमा और एक पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा जो था वह समाजवादी विचारधारा के साथ रूस के साथ था, और जो पश्चिमी खेमा वह अमेरिका के साथ हो गया। तो अमेरिका ने एक नाटो देशों का संगठन बनाया, जिसमें उसने पश्चिमी खेमे में शामिल यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद की, और जिसी को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कहा गया। तो यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने, पश्चिमी यूरोप यानी वह जो नाटो के सदस्य देश थे और जो अमेरिकी खेमे में शामिल थे, अब इनके साथ व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। अब 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई थी। अब जो 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग एक परिषद का गठन किया गया, यह इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम था। पश्चिमी देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए यह एक नया कदम था। तो यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। जो यूरोप के पूंजीवादी देश जो अमेरिकी खेमे में शामिल थे, तो इनकी जो आर्थिक और अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ, यह एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। इस एकीकरण का कालक्रम हम जब देखते हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है, और इसके जो परिणाम हैं 1957 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब जो यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन किया गया, तो अब यह आर्थिक ना होकर आर्थिक के साथ साथ एक राजनीतिक स्वरूप भी प्राप्त कर लेता है। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो यही जो प्रक्रिया 1957 में अपनाई गई, उसमें जब यूरोपियन संघ और यूरोपीय यूनियन की समाप्ति, हम रूसी गुट का जब समापन हो जाता है 1992 में, तो इस प्रक्रिया में और तेजी आ जाती है, जिसको 1957 में अपनाया गया था इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया, यह रूस के द्वारा एक साझा समझौता था, जिसमें जो रूस ने और यूरोपियन संघ ने एक साझा विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों को एक समान मुद्रा चलाने का जो प्रयास है और जो रास्ता है, इसको अपनाना इसमें शामिल था। अब एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता चला गया। अब जो एक आर्थिक सहयोग करने के लिए बना यूरोपीय संघ जो था, यूरोपीय खेमा था, रूसी खेमा था, वह अपने उठाए गए कदमों के रूप में राजनीतिक रूप लेता चला गया, जब उसने यूरोपीय संघ स्वयं जो काफ़ी हद तक एक विशाल राज्य की तरह ही काम करने लगा था।
यह तो 15 देशों का ग्रुप था, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली थी वह संयुक्त रूप से होती थी। तो इस तरह से एक विशाल राष्ट्र के रूप में काम करने लगा था, जो कि मानो एक ही हो। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। अब यूरोपीय संघ ने अपना एक संयुक्त संविधान बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन यह जो कोशिश थी असफल रही। लेकिन इसका अपना एक झंडा है। जो यूरोपियन संघ था उसका अपना एक झंडा था, अपना एक गान था और अपना एक स्थापना दिवस था और अपनी एक मुद्रा भी थी। अब विश्वास कर पाएंगे कि 15 देश एक साथ एक झंडे के नीचे, 15 देश एक साथ एक राष्ट्रगान के नीचे, 15 देश एक स्थापना दिवस को मनाएं, 15 देशों में एक मान्य मुद्रा चले। यह बहुत बड़ी राजनीतिक एकता है और एकता थी यूरोपीय संघ की। तो अन्य देशों से संबंधों के मामलों में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना रखी थी। तो नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की और नए सदस्य मुख्य भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। भूतपूर्व सोवियत यानी जब सोवियत खेमा था। तो यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अब यूरोपीय जो संघ था इतना मजबूत हुआ, क्या इतना आसान था उसके लिए इतना मजबूत बन पाना? तो अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। इन बातों में जो वहाँ की जनता थी, उन देशों की जनता थी, वह खास रुचि नहीं रखती थी। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति बनी रहती थी। इस बात की, हालांकि अब हमने यूरोपीय संघ की एकता के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ मतभेद भी थे, जैसे कि किस देश को इस संघ में शामिल करना है, इस पर लेकर सहमतियां जो हैं नहीं बन पाती थी। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। बहुत से सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्यों में भी शामिल हैं। तो इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों को की जो नीतियों को प्रभावित करता है। अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का प्रयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावित साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है
और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी संगठन में थे और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। और यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा और डेनमार्क और स्वीडन से मास्ट्रिक्ट संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया और इससे विदेश और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूरोपीय यूनियन किस तरह से समृद्ध हुआ और किस तरह से शक्तिशाली और अपनी एकता को स्थापित कर सका, लेकिन उसके इस एकता में कुछ बाधाएं और चुनौतियां भी हैं। किस तरह से? अगर उसकी एकता है तो आपसी सदस्य देशों में कुछ मुद्दों और विषयों को लेकर किस तरह से विवाद भी है, चाहे उसकी मुद्रा को लागू करने को लेकर हुआ या यूरोपीय संघ के देश रूस द्वारा उठाए गए कदमों की निंदा, जिसका अन्य देशों के द्वारा समय समय पर विरोध। यह यूरोपीय संघ की एकता के लिए बाधा के रूप में हमें सामने नजर आता है। तो यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव कौन कौन से रहे? किस तरह से जो यूरोपीय यूनियन है वह मजबूत बनता चला गया, उसके जो प्रमुख पड़ाव रहे हैं उनको हम जानेंगे। तो 1991 में अप्रैल 1991 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मन, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कर दिया। उसके बाद मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरोटोम का गठन किया। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता को हासिल कर लिया। किस तरह से जो यूरोपीय देश इतना समृद्ध और इतने विशाल भू क्षेत्र और बड़ी संख्या और देशों का जो संगठन बन सका, तो उसकी जो प्रक्रिया रही उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया में योगदान देते हुए डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी 1973 में यूरोपीय समुदाय की जो सदस्यता को हासिल कर लिया। तो 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव किया गया और 1981 यूनान, जो कि ग्रीक, ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया और 1985 में सांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। यानी अब आपसी जो देश सदस्य देश हैं उनमें एक देश से दूसरे देश के बीच जाने में किसी तरह का पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतंत्र सीमा पार जो आवागमन है उसको लागू कर दिया गया 1985 में। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए
और 1990 में जर्मन का एकीकरण हुआ और 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत किए गए और एकीकृत बाजार का गठन किया गया 1973 में और 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। साइप्रस, चेक गणराज्य, इस्टोनिया, हंगरी, लताविया और लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। कब? 2004 में। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई और 2012 यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना और 2016 ब्रिटेन में जनमत संग्रह और 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। तो इस तरह से जो यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण जो चढ़ाव पड़ाव रहे उनको हमने जाना।